एक माँ, एक पत्नी, एक अच्छी महिला होने के नाते पर नाम तो बीसी आंटी ही चिपक गया। बच्चों को लाड प्यार दो, दुनिया तो उनको जज करने के लिए वैसे ही बैठी हुई है और मैं सारा टाइम उसी में खोई रहती थी। बाकी जिम्मेदारियां भी हैं, काम है, बच्चा है, पति है, क्या करें, एक जीवन है, समय बहुत कम है, सब कुछ कर लेना है। इतनी गहरी हिंदी बोली है कि हमारा तो वो कैब ही डिक्शनरी ही उड़ गया। फोन मुझे यूज कर रहा था, सॉरी मैं फोन को नहीं यूज करती, फोन मुझे यूज करने लग गया था। कोई पटना में बैठ के मुझसे ज्यादा अच्छा कंटेंट बना रहा है तो देयर इज नो एंड टू दिस कंपटीशन। ये सारे जो नियम बनाए गए ना, इंसान तो जानवर है, नियम नहीं होंगे तो हम लोग चोरी चकारी करेंगे, एक दूसरे का खून करेंगे छोटी बातों पे। Oh my God, what is this? I love it. What is it called? गुजिया। Oh my God, I have many गुज्जू friends. तो मैं एक शो करती थी जिसका नाम है मिले जब हम तो। उसमें मैं एसोसिएट क्रिएटिव हेड थी, तो मेरा काम था एक्टर से इंटरेक्ट करना और कुछ सीन को लेके बहस चल रही थी और उसने बोला अरे बीसी नहीं करना है यार ये। और मैंने रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा आपने मुझे गाली दी और वो कह रहा है अबे तुझे नहीं दी, मैंने ऐसे बोला है बस, तुझे थोड़ी गाली दी है। अरे बैठिए बैठिए, कहाँ से इतना अबीर वगैरह लगा के आ गई हैं? कहाँ बताएं श्रुति, रास्ते में लोग बोले आंटी होली है और हमारे गोरे गालों पे रंग लगा दिए। अब होली में ऐसे घूमिएगा तो रंग ही ना लगेगा। वैसे तो आप पूरे आंटी समाज का तो पूरा प्रोफाइल बिगाड़ के रखी हैं। काहे? देखिए तो एक तो आंटी लोग का कैसा प्रोफाइल होता है, आप एकदम जेंजी लोग से रिलेटेड प्रोफाइल बना दिए हैं। आंटी कम जेंजी आपसे ज्यादा रिलेट कर रहे हैं। आप क्या करें श्रुति, देखो हम हैं तो खुद मिलेनियल, लेकिन हमारा बेटा जेंजी है तो हमको सब मालूम रहता है, हम अपडेटेड हैं और इसलिए हम आंटियों को भी कूल बना रहे हैं। अभी कूल आंटी का जो ट्रेंड आ गया है, ऐसा नहीं लग रहा है कि जो आंटी लोग हैं अभी अलग ही फेज में चली जा रही हैं? वो जो छत पे लटकी रहती थी अब फोन ज्यादा चलाने लग गई हैं। तो ये तो अच्छी बात है ना, बिजी रहती हैं, कम से कम बच्चों को डांट कम पड़ती है। आप बच्चों के फेवर से हैं या आंटी के कॉम बदल लिया है? देखो हम तो हमेशा ही बच्चों के फेवर में रहते हैं क्योंकि हम लोग मिलेनियल्स हैं और जब हम बड़े हो रहे थे हमारे ऊपर बहुत सख्ती लगाई गई थी। अच्छा। तो एज अ मदर हम ये कोशिश करते हैं कि अपने बच्चे को एक इजी लाइफ दें और वही तरीका सही भी है बच्चे पालने का। इसलिए हम सभी आंटियों को ये अपने तरफ से मैसेज देना चाहते हैं कि बच्चों को लाड प्यार दो, दुनिया तो उनको जज करने के लिए वैसे ही बैठी हुई है। लेकिन आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से आप अपना पूरा प्रोफाइल जो आंटी वाला चेंज कर दी हैं, एकदम कूल आंटी बन गई हैं, हाँ। इससे कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं अभी एकदम अलग ही हो गए हैं कि भाई अभी आंटी लोग ऐसी है, उनके दिमाग में जो था वो थीम ही चेंज हो गया है। तो ये तो अच्छी बात है। हम देखिए, आई एम चेंजिंग द नैरेटिव। ओह, आंटी लोग की तरफ से नहीं आ रहा है कुछ आपको कि आप हमारे समाज को बदनाम कर दी हैं? बिल्कुल नहीं, बल्कि हमको डीएम आते हैं कि बहुत बढ़िया विषय पे आपने वीडियो बनाया, बहुत बढ़िया बात की, तो बहुत प्रोत्साहन मिलता है सभी एज ग्रुप से। तो बस माता रानी की कृपा है। वीडियो बनाने की जो बात करें, याद आया आपका कोविड के टाइम का वीडियो, एकदम ऐसे टीचर बन के सबका क्लास लगाते रहती थी। हाँ। अभी ऐसा जो क्लास लगाने वाला सिस्टम है वो थोड़ा चेंज हो गया है। अभी देख रहे हैं कि आपका जो वैरायटी है, स्कोप है, बढ़ते जा रहा है, कहीं पूरा एकदम इंडस्ट्री में छाई हुई हैं आप हर जगह। क्या करें, अब प्रतिभाशाली हैं और सर्वगुण संपन्न हैं तो ऐसा करना पड़ता है। और टीचर वाले वीडियोस का श्रुति एक्चुअली हुआ ये था कि एक स्टैग्नेशन आ गया था हर टॉपिक पे। वो टीचर वाली क्लास ले ली थी, जीडीपी की भी, देश की भी, न्यूज़ चैनल्स की भी, हीरो की भी, हीरोइन की भी, तो अब किसकी क्लास लेते, लोग खत्म हो रहे थे। तो हमने सोचा अब नया फ्लेवर कुछ ट्राई करते हैं, तो बहुत सारे नए नए कैरेक्टर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करा। कैसे ये दिमाग में इतना सारा आप कलाकारी ले आती हैं? चीजें आती कहाँ से, ये स्ट्राइक कहाँ से कर रही है? ऑब्जर्वेशन स्किल्स। तो हम ऑब्जर्व करते हैं लोगों को बचपन से ही, और उससे क्या होता है ना कि घर आके किसी को एनेक्ट करके सुनाते थे, सब लोग परिवार में हंसते थे। तो ये समझ में आया कि अच्छी अब मिमिक्री हो जाती है। तो अब बस सोशल मीडिया एक जरिया बन गया है। पहले घर वालों को हंसाते थे, दोस्तों को हंसाते थे, अब वो प्लेटफॉर्म पे डाल देते हैं तो वाइडर ऑडियंस तक पहुंचता है और बहुत लोग मैसेज करते हैं रिलेटेबल कंटेंट, मजा आया। तो ये छोटी छोटी जीवन की ऑब्जर्वेशंस है जिनको थोड़ा सा अतिशोक्ति अलंकार डाल के
बिल्कुल सोशल मीडिया पे डाल दिया जाता है। इतने गहरी हिंदी बोली है कि हमारा तो वो कैब ही डिक्शनरी ही उड़ गया। इतनी मतलब हिंदी में भी पूरी पकड़ है आपकी। बिल्कुल, हिंदी, इंग्लिश और अभी मराठी भी सीख लिया अपने बच्चे के साथ। कुछ छोड़िएगा? क्या करें, एक जीवन है, समय बहुत कम है, सब कुछ कर लेना है। सारी चीजें आप करती ही जा रही है, कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा है कि कुछ ऐसे में पीछे छूट गया? तो पीछे देखो, जो छूटना है वो तो छूट ही जाएगा, और जो हमारी किस्मत का है वो तो चल के हमारे पास आ ही जाएगा। तो हम ज्यादा चिंता नहीं करते, पल को एंजॉय करते हैं। वीडियो बनाती थी जब, तो ऐसा हेजिटेशन नहीं आया था, हिचकिचाहट नहीं लगा था कि पता नहीं कौन से वीडियो पे कौन क्या बोलते? ट्रोलिंग का भी तो आजकल बहुत ज़्यादा है ना चला हुआ, कहीं ट्रोल ना हो जाए, ये सब हिचकिचाहट आती थी उस टाइम? बिल्कुल, जब पहली बार वीडियो बनाया था हुआ ये था कि हमको ऑलरेडी इंटरनेट ने अपना बना लिया था। एक वायरल मीम हमारी जो हुई थी, ये जी गाली दे रहा है वाली, उसके बाद बहुत प्यार मिलने लगा। तो दोस्तों ने बोला चलो अपना इंस्टाग्राम पेज खोलो। ये है बात 2018 की। तो तब मैंने तवज्जो नहीं दिया। 2019 के अगस्त में जाके मैंने अपना पेज शुरू किया, और पहली बार जब सेल्फी कैमरा लगा के साड़ी पहन के मैंने वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश की, तो बहुत सारे सवाल दिमाग में आए कि लोग क्या कहेंगे, एक बच्चे की माँ है, ये क्या कर रही है, क्या ये डेस्परेट लगेगा? क्योंकि मैं ऑलरेडी अपने करियर में बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश थी उस वक्त तक। तो एक संकोच खुद ही को था कि मैं अपने करियर में एक राइटर, और टेलीविजन में मैंने बहुत सारा काम किया हुआ था तब तक, कि लोग जज करेंगे कि ये क्या, इसको अचानक फेमस होना है क्या? तो वो सारे सवाल मैं खुद ही से कर रही थी। बट उस वक्त मेरे पास बहुत अच्छे दोस्त थे जिन्होंने कहा कि यू डू इट ना, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, क्या फर्क पड़ता है? अगर आपके पास कोई टैलेंट है उसको आप रख दो दुनिया के सामने, और एक्सेप्ट हुआ तो ग्रेट, नहीं हुआ तो ना सही। और फिर वो जर्नी ऐसी रही कि 1 वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो, और फिर वायरल होना, फिर लॉकडाउन में बहुत सारा प्यार मिलना। तो जो करियर था वो तो चल ही रहा था मेरा लाइफ, लेकिन ये एक ऑल्टरनेट करियर की तरह शुरू हो गया, जहाँ लोग पहचानने लगे। जिन भाजी वालों से मैं भाजी लेती थी, बोला अरे भाभी आपका वीडियो देखा। तो ऐसे करते करते ना बम्बई बड़ी एक्सेप्टिंग जगह है। तो आपके पास कोई भी टैलेंट है वो आपको एक्सेप्ट कर लेती है, अगर आप उस टैलेंट के लिए हार्ड वर्क करें। बिल्कुल। तो फिर 2019 से लेके अभी 2025 है, आई हैव मेंटेन्ड ऑर्गेनिक फॉलोअर्स। मैंने कभी कोई एजेंसी हायर नहीं की कि भाई मुझे प्रमोट करें, या बहुत सारे ऐसे कोलैब के अवसर आते थे कि इस कंटेंट क्रिएटर के साथ कोलैब करो, आपको ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे। वो सब झंझटों में ना पड़ते हुए जो मुझे सही लगा वो कंटेंट बनाया, और वो अभी तक लोग उसको पसंद कर रहे हैं। एक वैल्यू जनरेट की मैंने अपने लिए एज अ कलाकार, जो कि सोशल मीडिया पे एक कलाकार है जो ये कुछ कुछ करती है, और बहुत ज़्यादा भूख नहीं दिखाई पैसे की, फेम की। तो आई थिंक उस चीज़ को भगवान ने ब्लेस किया। लेकिन आप देखिए कि भले ना आपने उसको बहुत ही ऐसे कामली हैंडल किया, जो इंस्टाग्राम सोशल मीडिया का आजकल जो चलता है, लेकिन ये ना आजकल के जो यूथ है उनका एक नशा जैसा हो गया है कि एडिक्शन हो गया है कि अभी इतने फॉलोअर्स आ रहे हैं, अभी इतने व्यूज आए तो अभी और करते, कुछ बनाते तो ये और होता है। ऐसा आपके ऊपर कुछ नहीं आया, ओवर पार नहीं किया? बिल्कुल होता है। जब शुरू शुरू में आपको प्यार मिलना शुरू होता है ना अनजान लोगों का, तो आपके सर पे चढ़ जाता है। आपको लगता है अरे मैं जो बोल रही हूँ वही सच है, लोग फॉलो कर रहे हैं मेरे टर्मिनोलॉजी को। जैसे ऐसा नहीं होता है राजा, तो बहुत सारे कॉलेज के बच्चे बोले हम लोग तो ये यूज करते हैं, तो यू सडनली स्टार्ट फीलिंग कि अरे मुझ में कुछ बात है। और मैंने एक वीडियो डाला, वो इतना वायरल हो रहा है, मतलब आई मस्ट, तो दिन भर मेरा फ़ोन गर्म हो जाता था, इतने नोटिफिकेशन आते थे, और मैं सारा टाइम उसी में खोई रहती थी। बाकी जिम्मेदारियां भी हैं, काम है, बच्चा है, पति है, तो वो सारा कुछ मतलब ऐसा था कि फ़ोन मुझे ही नहीं यूज़ कर रहा है, उल्टा हो गया था। फोन मुझे यूज कर रहा था, सॉरी मैं फोन को नहीं यूज करती, फोन मुझे यूज करने लग गया था। और ऐसे में डिस्कनेक्ट करने का सबसे बेटर तरीका है अपने आसपास के लोगों से आपको इंटरेक्ट करना होता है, बहुत जरूरी है। और वो कहते हैं ना कि एक चावल की बोरी को जज करने के लिए एक मुट्ठी काफी होती है। तो जो दुनिया आपको पसंद कर रही है वो आपकी यूनिकनेस, आपकी अच्छाई की वजह से कर रही है, पर जो आपके आसपास हैं अगर वही लोग आपसे इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे तो फिर क्या फायदा है। तो हमेशा मैंने अपने आप को ग्राउंडेड रखा, और नंबर्स के गेम में जो फंसता है वो हार जाता है, क्योंकि आज मैं फेमस हूँ, कल को कोई और फेमस हो जाएगा,
कोई पटना में बैठ के मुझसे ज़्यादा अच्छा कंटेंट बना रहा है, तो देयर इज नो एंड टू दिस कंपटीशन. बिल्कुल, देयर आर सो मेनी पीपल, सो मेनी मोर टैलेंटेड पीपल. तो इसलिए नंबर्स में अपने आप को सीमित नहीं रखना है, जो सही लगे वो करना है. बिल्कुल. और देखिए आपकी जो लाइन है, भले कितने भी साल हो जाए, मुझे तो लग रहा है वो अब एवरग्रीन वो डायलॉग हो गई है, फेमस इतनी जो हुई है. आपसे पूछना चाहते हैं कि जब आप वो डायलॉग डिलीवर कर रहे थे, जिस ऑथेंटिसिटी के साथ आपने वो डिलीवर किया, एकदम लगता है कि अरे ये तो इतना रियल है कि वो पता ही नहीं चल रहा है कि आप एक्ट कर रहे हो. उस टाइम जब आप प्ले कर रहे थे वो रोल, डायरेक्टर की तरफ से क्या मतलब कुछ आपको ऐसा दिया गया था टिप्स कि इसको ऐसे करके प्ले करना है, या फिर क्यों दिया गया था, या फिर बस ऐसे ही बोला गया था कि बोल दो? देखिए सीजन 1 में तो मैं अचानक से साड़ी पहन के अचानक से शूट करना था, तो उस वक्त वरुण बडोला सर हमारे डायलॉग राइटर थे हमारे शो के, अपहरण के, तो वो सेट पे नहीं थे उस दिन. तो मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे है, तो उन्होंने बोला कर लेगी, मुझे पता है तू बहुत बातें करती है, तू कर लेगी. देन सिद्धार्थ सेनगुप्ता वाज द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर ऑफ द सीरीज. उन्होंने बोला हाँ हमको मालूम है तुम कर लोगी, कोई ब्रीफ नहीं है, बस कर दो. शॉट होने से 1 मिनट पहले वरुण जी ने फोन किया और बोले बहन मत बोलना, बहिन बोलना. तो आई सेड ओके. तो बोले एक बार बोल के बता. मैंने कहा बहिन. तो वो बोले हाँ बहिन बोलना. दैट वाज द ब्रीफ. और बोले बिल्कुल इनोसेंस से बोलना कि तूने पहली बार ये गाली सुनी. और आई थिंक वही जो अंडर प्रिपरेशन थी ना, वही लोगों को बहुत प्यारी लगी. तो जब तक सीजन 2 आया तब तक मीम्स बनने लग गए थे, मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन चुकी थी. तो सीजन 2 के टाइम संतोष सिंह जो डायरेक्टर थे अपहरण के, उन्होंने बोला जो पहले किया था ना वही करना है. यू आर अ डियर कॉट इन हेडलाइट्स, तो तुम बड़ी आंखें कंफ्यूज किए क्या हो रहा है मेरे साथ. ये मेरा ब्रीफ था. तो जिसको मैंने बहुत सहजता से कर डाला और इतना प्यार मिला, अभी तक मिल रहा है. तो मजा आ गया. अब मुझे लगता है कि सीरीज का जो नाम है अब वो अपहरण से चेंज होकर के आपका जो डायलॉग है अब एक उसका नया पार्ट बन जाएगा. कितनी अच्छी बात है ये, है ना. तो अब ये जो श्रेय है इस लाइन का, वो सिर्फ मेरे अकेले का नहीं. मैं तो परफॉर्म कर रही थी, उसके पीछे एक लेखक, एक निर्देशक, एक पूरी टीम थी और एक विजन था उस शो को लेकर. उसको मैंने बस सच्चाई से निभाया. और जो संतोष सिंह है डायरेक्टर, वो मेरा एग्जाम्पल देते हैं बाकी एक्टर्स को कि देखो वो एक सीन में इतना अच्छा किया कि अगले सीजन में उसको पूरा रोल मिला. तो अब तीसरा पड़ाव यही होगा कि अब पूरी सीरीज मिल जाए. बिल्कुल. और आपकी हमने प्रोफाइल देखी है, उसमें आपसे जानना चाहते हो और आपके जो फैंस है उनका भी डिमांड है, बीसी का फुल फॉर्म क्या है? वेरी क्यूट. हाँ वेरी क्यूट. मैं मेरी तरफ से वेरी क्यूट है, बाकी आप लोग समझदार हैं. इफ यू नो यू नो, वैसा वाला सीन चल रहा है. तो ये नाम के पीछे भी बड़ी प्यारी कहानी है. मेरे कैरेक्टर का कोई नाम नहीं था सीजन 1 में, बस वो लाइन बोली थी और निकल जाना था. तो जब ट्रेलर में वो शॉट डला और लोगों ने बोलना शुरू किया ये बीसी आंटी कौन है, ये बीसी वाली आंटी कौन है, अरे बेस्ट इज बीसी वाली चाची. तो बीसी जो था ना वो कॉमन फैक्टर था. कोई चाची, कोई आंटी, कोई दीदी, कोई भाभी. तो वो बीसी आंटी जो था ना वो इतना अच्छा रेजोनेट कर रहा था कि पीपल वर रिलेटिंग मी टू दैट. तो जब सोशल मीडिया पे मैं आई, तो इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि मेरा नाम स्नेहिल है और मैं ये करती हूँ, सबने बोला बीसी आंटी, इसको पकड़ो, यू आर ऑलरेडी फेमस, यूज दिस एंड देन ग्रो. और तब भी मुझे डर ये था, ये नहीं था कि मैं फेल हो जाऊंगी. डर मुझे तब उस वक्त ये था यार जब मैं बहुत ज्यादा फेमस हो जाऊंगी, बड़ी बन जाऊंगी, सेलिब्रिटीज मुझे फॉलो करेंगे, तो फिर वो बीसी गंदा दिखेगा ना. कभी भी ये डाउट नहीं था कि मेरा पेज अच्छा नहीं चलेगा. तो ये ओवर कॉन्फिडेंस कह लो या मेरा मैनिफेस्टेशन कह लो, तो अब वो नाम ऐसा चिपक गया है कि मैं संस्कारी होते हुए भी बिल्कुल एक माँ, एक पत्नी, एक अच्छी महिला होने के नाते पर नाम तो बीसी आंटी ही चिपक गया. ससुराल की तरफ से नहीं आती क्या नाम रख लिया है? बिल्कुल भी हमने नहीं. तो स्नेहिल से शादी करवाई थी अपने लड़के की. बिल्कुल भी नहीं, बल्कि सब बहुत प्रोत्साहन देते हैं. तो वो बहुत हार्ट वार्मिंग है. और मेरी मदर इन लॉ अब हमारे साथ नहीं है, पिछले साल उनका देहांत हुआ. वो तो बहुत एनकरेज करती थी. वो अब मैं कोई वीडियो अपलोड करती थी ना, वो अपने सारे किट्टी ग्रुप्स में ऐसे भेजती थी, तो मुझे शर्म आती थी कि मम्मी मत भेजो आप, ये तो फालतू वीडियो है. बट शी वॉज वेरी एनकरेजिंग. शी लव्ड कि हंसते खेलते टाइम पास करते करते मेरे बच्चे खुश हैं. तो उनके आशीर्वाद से सब बढ़िया चल रहा है. हमें पता चला इतनी कूल सास है तो कूल बहू तो होना बनता है. बिल्कुल. और लेकिन आप देखो कि आपके प्रोफाइल में ना वो टिपिकल आंटी वाला है पूरे प्रोफाइल पे.
तो अगर कहीं इंडस्ट्री में ऐसी चीज़ें होती है ना कि आप अगर अपना एक ऐसा इमेज बना दिए तो आपको टाइप कास्ट कर देंगे, तो ऐसी चीज़ें भी आपके साथ हुई? हाँ बिल्कुल, मुझे ऑफर ही ज़्यादा करके कास्टिंग के ऐसे ही आते हैं, चाची, मामी, दूल्हे की माँ, दूल्हे की बुआ, दुल्हन की नकचड़ी, बेस्ट फ्रेंड जो कि 3 बच्चों की माँ है, तो वो टाइप कास्ट करते हैं। बट थैंकफुली वो जो मेरा एक्टिंग का ड्रीम था ना, वो अपहरण के साथ हुआ। मतलब आई केम आउट विद अ ब्यूटिफुल सीरीज एंड अ कैरेक्टर जो कि मुझसे बेहतर मुझे लगता है कोई और नहीं प्ले कर सकता था, कोई नहीं। तो इसलिए मेरा वो चस्का पूरा हो चुका है और अब मैं वही रोल करती हूँ जो चैलेंजिंग हो। जैसे अभी पिछले साल मैंने एक वेब सीरीज की थी जिसका नाम है रणनीति, वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म की। उसमें जिमी शेरगिल थे, लारा दत्ता थी, बहुत छोटा पार्ट था। संतोष सिंह अपहरण के डायरेक्टर, उसके डायरेक्टर हैं, उन्होंने मेरे को एकदम ही विपरीत रोल दिया। एकदम अपोजिट है, लाइक आप जैसे चुलबुली सी, नकचड़ी सी बुआ, वैसे वाले जो कैरेक्टर आप प्ले करते हो, और एकदम इसमें आपका सीरियस रोल था। तो चैलेंजिंग था। मैंने कहा हाँ चलो करते हैं। 3-4 दिन का ही शूट था, बड़ा मजा आया, बहुत प्यार मिला, बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया, हमको पता ही नहीं था आप रुला भी सकती हो। तो मैंने कहा ओके, मैं हंसा भी सकती हूँ और रुला भी सकती हूँ। फिर अभी रिसेंटली मैंने एक फिल्म की जिसका नाम है वनवास। तो वनवास में ग्रे कैरेक्टर था कि एक ऐसी बहू जो ससुर के साथ नहीं रहना चाहती है। तो अगेन इंटरेस्टिंग ग्रे कैरेक्टर, मीठी छुरी कैरेक्टर। तो मैंने कहा ये एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा होगा। तो आई ओनली एक्सपेरिमेंट विद एक्टिंग व्हेन आई फील कि ये वर्दी है करने के लिए, वरना तो एक्टिंग के कीड़े तो रोज शांत होते हैं, रोज अपनी रील बना देती हूँ मैं कुछ ना कुछ। एक चलते रहता है। हाँ। लेकिन ऑडियंस की तरफ से आपको सबसे ज्यादा आपके किस रोल के लिए मतलब मिलता है आपको अप्रिशिएशन? अपहरण। हाँ, कहीं भी जाओ सब लोग ए जी गाली दे रहा है, रेड कारपेट पे भी अरे गाली बोल दीजिए एक बार आप। वो तो स्टार्ट ही ऐसे करते हैं। तो मैं बोलती हूँ उनको कि नहीं नहीं आज गाली नहीं दूंगी। आज नहीं चलेगी। लेकिन अगर आपको अगर ऐसा जो अभी तक आपने तो खैर बहुत सारे अभी तक कर लिए हैं, डाइवोर्स हमने आपका देखा कि अरे रोल आप कर ले रहे हो, रुला भी रहे हो, हंसा भी रहे हो। अगर ऐसा आता है कि टिपिकल सोबो गर्ल जैसी होती है ना, ओह माय गॉड वैसा वाला टाइप से, अगर वैसे करके हो और आपको डायरेक्टर बोले कि आपको अपना इमेज पूरा कंप्लीटली चेंज करना है, एकदम वैसे एकदम टिपिकल सोबो टाइप से, तो उसके लिए आप कितना रहोगे? कि मैं एक्साइटिंग, मतलब इट विल बी अ चैलेंज कि एक तो मुझे रिसर्च करना पड़ेगा क्योंकि मैं दिल से देसी हूँ, है ना, तो बहुत रिसर्च करना पड़ेगा। इंग्लिश में बोल लेती हूँ लेकिन सोबो टाइप की नहीं बोल पाती हूँ, तो वो लहजा पकड़ना पड़ेगा। और मुझे लगता है मैं कर लूंगी, अगर इफ गिवन इनफ टाइम तो मैं प्रेप करूंगी और कर लूंगी। और बड़ा एक्साइटिंग रहेगा ना कि एकदम ओवरवेट सोबो वुमन, लाइक प्लीज आई डोंट ईट, क्या बोलते ग्लूटेन, और हम यहाँ गुजिया खाने वाले चीजें चल यही बात पे खाते हैं ना थोड़ी बहुत। इतनी देर से आप बोले जा रहे हो, थोड़ा खा पी के थोड़ा ऐसा एनर्जाइज हो जाता है। यार देखो ये गुजिया तो मैंने हाथ में ले ली है, लेकिन गुजिया खाने का मजा तब आता है जब आप अपने साथ बैठे लोगों को रंग लगाओ। तो अभी मेरी बारी है श्रुति को थोड़ा सा रंग लगाने की। मुझे रंग लगवा के बहुत थोड़ा सा, ठीक है चलो। एस्थेटिकली मैंने लगाया है। ये हुआ सोबो वाला होली। या नहीं तो हमारे घर साइड एंड नाउ आई विल ईट माय गुजिया। कैरेक्टर में है। देसी वाले अंदाज में बोले तो कैसा है? बहुत ही गजब गुजिया है। कहाँ है, किसने बनाया है? और उसके ऊपर चाशनी भी लगा हुआ है गाइस। आप जिस तरह से बुला रही हैं हमें लग रहा है ये ताज बनाने वाले जो मजदूरों का हाथ हुआ था कटवा देंगे, एकदम वैसी वाली फीलिंग आ रही है। हमको खुद बनाना नहीं आता है। और अगर सोबो वाले स्टाइल में बोले तो कैसे बोले? Oh my God, what is this? I love it. What is it called? It's called gujia. Gujia. Oh my God, I have many Guju friends. तो हमें लग रहा है कि सोबो कैरेक्टर में धीरे धीरे तो बिल्कुल बिल्कुल आराम से हो जाएगा। चीजें करते हैं एक्सपेरिमेंट एक इंस्टाग्राम पे डिमांड। हाँ तो फिर शायद उससे जो डायरेक्टर लोग हैं उनको मैं दिखाई दूं। बिल्कुल, तो ऑडियंस तैयार हो जाइए। अब बीसी आंटी आपको एक थोड़े नए अवतार में नजर आएंगी जिसका आप अभी तक इमेजिन भी नहीं किए होंगे। पक्का आ रहा है? डन। चलिए डन।
और अभी आपके हमने तो देख लिया है सारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जितने फील्ड हैं सब में तो एक बार हाथ आपने हर जगह मार ही लिया है। जी। और अभी क्या कुछ बाकी है और अब क्या कुछ आने वाला है? अभी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स लाइंड अप हैं, कुछ एक्टिंग के, कुछ राइटिंग के। राइटिंग तो खैर हमेशा ही मैं करती हूँ, और व्हेन आई एम नॉट वर्किंग आई एम राइटिंग फॉर समथिंग, तो वो तो हमेशा ही चलता है। बट अब शुरुआत है मेरे डायरेक्टर बनने की, तो अपने प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया है, और आप सबका प्यार चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। तो जैसे बीसी आंटी को आपने इतना पैम्पर किया है, अब हमको एज अ डायरेक्टर भी आप लोग प्रोत्साहन दीजिए। बिल्कुल, वो तो आपने पहले भी जो अपने सीरीज और मूवी डायरेक्ट किया है उसमें तो मिला ही है प्यार। हाँ। और अभी जो आने वाली है कुछ थोड़ा बहुत ऐसा देंगे स्पॉइलर? ये बताना चाहेंगे बस कि जो बीसी आंटी से आप एक्सपेक्ट करते हो उससे बिल्कुल अलग कुछ हम करने जा रहे हैं, और डिटेल्स हम जैसे जैसे बात खुलेगी तो आप लोगों को पता चल ही जाएगी। बीसी आंटी की बात हो रही है, बीसी आंटी एक लाइन दे करके फेमस हो गई। हाँ। आपके लिए अगर लेकिन स्नेहिल से पूछे कि गाली एक्चुअली में स्नेहिल के लिए क्या इमोशन है? लाइक बहुत कोई के लिए होता है ना स्ट्रेस बस्टर होता है कि गुस्सा रहा है बोल दिया, कोई कोई का इमोशन होता है मतलब प्यार जताने का तरीका होता है कि अरे प्यार में बोल दिया। आपके लिए क्या है? मेरे लिए गाली, मैंने गालियाँ अपने जीवन में बहुत लेट सीखी थी। मैंने सुनी थी जैसे कुछ बड़ों से, कभी कभी आपके कानों में पड़ जाती है, लेकिन सीखना जो होता है ना कि बोलने की हिम्मत रखना, क्योंकि हम बहुत ही एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट से आते हैं। मैं भोपाल में रहती थी तो वहाँ, और मेरे पिताजी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, तो बहुत ही प्रोटेक्टेड सा एनवायरनमेंट, बड़े भाई बहन, तो कभी ऐसा माहौल मिला नहीं कि जहाँ कोई गाली सिखा दे। तो जब मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन किया था ना, तब वहाँ तो इंजीनियरिंग कॉलेज मतलब लड़के ही लड़के, और उनकी तो कोई बात कॉमा की तरह यूज करते हैं गालियों को, तो वो इतना सुन के ना फिर बोलना भी सीख गए, और सहजता भी आ गई। और जब मैं बम्बई आई थी, एक बहुत ही फनी किस्सा है। अर्जुन बिजलानी द एक्टर, तो मैं एक शो करती थी जिसका नाम है मिले जब हम तुम। उसमें मैं एसोसिएट क्रिएटिव हेड थी, तो मेरा काम था एक्टर से इंटरेक्ट करना, और कुछ सीन को लेके बहस चल रही थी, और उसने बोला अरे बीसी नहीं करना है यार ये, और मैंने रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा आपने मुझे गाली दी, और वो कह रहा है अबे तुझे नहीं दी, मैंने ऐसे बोला है बस, तुझे थोड़ी गाली दी है। तो कई सालों बाद व्हेन आई मेट हिम एट अ पार्टी, ही सेड क्यों उस दिन तो तुम बहुत रो रही थी, अब पूरा गाली दे दे के पूरा इंस्टाग्राम भर दिया तुमने। तो आयरनी हो रही है, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। तो जिस चीज से आप भागते हो, वो फिर उससे सामना हो जाता है कभी ना कभी। तो अभी गाली का डिक्शनरी कितना बढ़ गया है? पहले बढ़िया सॉलिड डिक्शनरी है मेरे पास, पर मैं देती नहीं हूँ अनलेस इट्स एब्सोल्युटली नेसेसरी। मतलब मिल जाएगा, अगर कोशिश करिएगा तो मिल जाएगा। हाँ, प्रसाद। हाँ। लेकिन अगर देखो ये भी चीज है ना कि कॉमन लोग हमेशा मतलब उनका ऐसा रहता है कि अगर आए गुस्सा तो दे दिया, 2-3 गालियां दे दी, ये हुआ तो हुई, बदतमीजी किया तो गाली दे दी। लेकिन वही अगर सेलेब्स के साथ देखो तो अगर उन्होंने दे दिया तो बात के बतंगड़ बन जाते हैं बहुत चीजें। तो ये थोड़ा डबल स्टैंडर्ड वाली सोसाइटी की चीजें लगती है। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है, मैं आई एम कम्प्लीटली फॉर दिस कि जब आपको जनता ने प्यार देके कहीं पहुंचाया ना किसी पेडेस्टल पे, तो आपके ऊपर जिम्मेदारी आ गई कि आप जो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो यंगस्टर्स उसको एम्यूलेट करेंगे, उसको अपनी जीवन शैली में लाने की कोशिश करेंगे। ऐसे में जो भी हम कह रहे हैं या कर रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, वो बहुत सोच समझ के करना चाहिए। क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इस तरीके से व्यवहार करे? नहीं चाहता कोई माँ बाप कि मेरा बच्चा गालियां दे के बात करे, तो फिर वो फिल्टर हमको खुद लगाना होता है। बहुत मतलब वेरी सिंपल एग्जाम्पल, किसी के पिताजी पुलिस में हैं, वो दिन रात गुंडों से डील करते हैं, पर घर आके वो वैसी भाषा नहीं यूज करते होंगे ना जैसी वो गुंडों के साथ यूज करते हैं। घर में वो एक पिता है, क्योंकि वो अपने बच्चों को वो परवरिश देना चाहते हैं। सिंपल लॉजिक है, व्हेन यू आर एट अ पेडेस्टल यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस ऑफ व्हाट कम्स आउट ऑफ योर माउथ, और एक बोली हुई बात भी बवाल में टर्न हो सकती है। तो अगेन क्योंकि कोई सिस्टम नहीं है, सोशल मीडिया पे कोई कुछ भी कर सकता है, ऐसे में जिम्मेदारी किसकी है? कंटेंट क्रिएटर की। तो फिर जवाबदेही भी आप ही की है। जब जिम्मेदारी आपकी थी तो जवाबदेही भी आपकी है, तो आपको क्वेश्चन भी किया जाएगा, क्योंकि आपने तो छोड़ दिया यूनिवर्स में, लोगों ने उसको कंज्यूम कर लिया, बट उसके रेपरकशंस रियल लाइफ होते हैं। तो
जो मैं बात कर रही थी ना सोशल मीडिया से डिस्कनेक्ट करने की, वो बहुत ज़रूरी है। हम लोग सोचते हैं कि अरे ये इस जगह पे मैं राजा हूँ, बट रियल लाइफ में अगर वही मेरे कितने 597K फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, अगर एक जगह पे वो 597 लोग इकट्ठा हो जाएं तो उनमें अलग अलग एज ग्रुप्स के अलग अलग बैकड्रॉप्स के लोग होंगे। विल आई बी एबल टू एड्रेस देम इन वन गो कि एक रैली करके अगर बीसी आंटी एड्रेस करे तो किसी के विचार कुछ है, किसी के कुछ हैं, तो ऐसे में यूनिवर्सली सही चीज का साथ देना है। गलत मैसेज आज की दुनिया में अनफॉर्चुनेटली बहुत जल्दी पिक होता है। आप हेट थ्रो करो तुरंत पिक होता है। यू से बैड थिंग्स अबाउट समबडीज नोज, इट गेट्स पिक्ड अप। वहीं आप उसको प्रोत्साहन देने की कोशिश करो कि नहीं नहीं ठीक है, अच्छा है, यू शुड गो अहेड एंड डू दिस, तो पीपल से ओहो पैसे लिए क्या। तो ये है असली चीजें। लेकिन अभी देखिए क्रिएटर की जहाँ बात आ रही है ना, तो क्रिएटर लोगों का ऐसा थॉट होता है कि भाई ये चीजें तो तुमने वेब सीरीज में भी देखी, हमने बोल दी तो तुम्हें बहुत मिर्ची लगी। बिल्कुल सही बात है। अगेन मैं तो कौन होती हूँ बोलने वाली, मेरा तो करियर की शुरुआत एक गाली से हुआ था, लेकिन वो गाली देने वाली कैरेक्टर कोई और थी, वो गिलौरी थी, वो मैं नहीं थी। एज स्नेहिल मैं किसी प्लेटफॉर्म पर जाके गाली नहीं दूंगी। मैं अभी रिसेंटली भोपाल में एक बहुत बड़ा इवेंट था, वहाँ 400 इन्फ्लुएंसर्स आए हुए थे। मेरे हॉल में आते ही सब लोगों ने ये जी गाली दे रहा है, ये जी गाली दे रहा है, बड़ा ओवरवेलमिंग था। एंड ऑल द स्टूडेंट्स वांटेड मी टू से दैट, बट आई चोज नॉट टू से इट बिकॉज देयर आई एम रिप्रेजेंटिंग माई सेल्फ। आई एम नॉट गिलोरी, आई एम रिप्रेजेंटिंग। देयर आर 400। मैंने कहा हम लोग शिक्षा के भवन में हैं, हम लोग एक ऑडिटोरियम में हैं, ये कॉलेज है, यहाँ गाली कोई नहीं देगा। वो वेब सीरीज में था, खत्म हो गया। तो वेब सीरीज के पीछे ना एक पूरा सिस्टम होता है। आई हैव वर्कड इन दिस फील्ड, तो आई नो देयर आर standards, there are practices, there are legal repercussions of saying something wrong, representing people differently. So after all those checks, we have made a web series which people have consumed, enjoyed and moved on in life. But if real people start behaving like that, अभी आप सब ने मिर्जापुर देखा, अब मैं कट्टा लेके आके यहाँ रख दूं तो आप तो भगा दोगे कि सिक्योरिटी इनको बाहर कीजिए, गोली वोली लेके आ गई हैं। तो रियल लाइफ अलग होती है, सिनेमा अलग होता है, OTT अलग होता है। एज कंटेंट क्रिएटर हमारा क्या काम है? कंटेंट क्रिएटर क्या होता है? कंटेंट क्रिएटर वो होता है जो ऑब्जर्व करे रियल लाइफ को, उसको थोड़ा सा एनहांस करे, उसमें कॉमेडी ऐड करे और पेश करे। तो उसमें गाली की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। एंड आई हैव अप्लाइड इट। मतलब मैं ये सिर्फ ज्ञान देने के लिए नहीं, मैं अप्लाई करती हूँ कि मैंने गाली से फेमस हुई, लेकिन मेरे पेज पे मैं क्लीन कंटेंट करती हूँ। And it is working. People love you for what you are and not because of any abusive language or creating troubles. इसलिए मुझे लगता है कि बाकी कंटेंट क्रिएटर से स्नेहिल को बिल्कुल अलग रखा जाता है, और बच्चे से बड़े तक सब कोई आपके फैन है। ये तो रीजन भी खुद अब स्नेहिल ने दे दिया है कि आखिर उनके इतनी फैन फॉलोइंग क्यों है। बिल्कुल। लेकिन अभी देखो कि एज बार को लेकर क्या है, अपने सोसाइटी में बहुत ज़्यादा चीज़ें चलती है कि 17 तक में आपका हो जाना चाहिए कॉलेज वगैरह, उसके बाद फिर 23-24 में आपको जॉब लग जानी चाहिए, 25-26 तक शादी कर लो, फिर ये तो कहीं ना कहीं ये जो एज बार है ना, लोगों को ऐसा लगता है कि ये स्टेरियोटाइप है, क्यों फालतू की, जब मेरे को मन करेगा मैं तब करूँगा। लेकिन उनके तरफ से देखो, जो हमारे बड़े हैं वो बोलते हैं कि नहीं, ये सिस्टमैटिकली आपके जीने का शैली है, आपको ऐसे जीना पड़ेगा। तो आपके अकॉर्डिंग ये चीज़ें क्या है कि एज बार एक्चुअली में मतलब आकर के रुकावट बन जाता है कि सब चीज़ों का, या फिर सिस्टमैटिक रहने के लिए आपको ये प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा? ये सारे जो नियम बनाए गए ना, इंसान तो जानवर है, नियम नहीं होंगे तो हम लोग चोरी चकारी करेंगे, एक दूसरे का खून करेंगे छोटी बातों पे। तो नियम कानून बनाए ही गए थे एक सिविलाइज्ड वर्ल्ड। सिविलाइज्ड मतलब रूल्स को फॉलो करना। तो अगर आप ये जो एज की बात कर रहे हैं, एक सर्टेन एज तक आप पढ़ाई करते हो, उस एज के बाद आप गृहस्थ जीवन जीते हो, फिर उसके बाद आप संन्यास ले लेते हो, ऐसे हमारे लिखा हुआ है। लेकिन उसके पीछे साइंस क्या है? साइंस ये है कि आप सही एज पे शादी करोगे, आप सही एज पे बच्चे करोगे, सही एज पे फिर आप अपना जीवन आगे बढ़ा सकते हो। यू कैन बिल्ड अ फैमिली, बिल्ड अ लाइफ फॉर देम, अर्न मनी। सो दिस रूल्स एंड रेगुलेशंस आर देयर, बट दे डोंट नेसेसरीली अप्लाई टू एवरीवन। अब किसी की चॉइस है कि वो नहीं शादी करना चाहते हैं, तो वो उनकी चॉइस है। पर सही एज पे, जैसे मैं अपना एग्जाम्पल
बोल सकती हूँ मैं, और किसी के बारे में नहीं बोल सकती। मेरी 25 साल की उम्र में शादी हो गई, 27 में मैं माँ बन गई, और 33 when I was 33 that's when I became famous. I was not expecting, it was not in my map. मेरे जीवन के मैप में वो चीज़ नहीं थी, पर अचानक हुई। बट तब तक मेरी जिंदगी की बड़ी जिम्मेदारियां जो थी ना, वो were taken care of. My child was growing up with a healthy, happy mother. कई लोग चॉइस रखते हैं कि बहुत देर में बच्चे पैदा करते हैं, बट एज डिफरेंस एक चीज होती है, एंड देयर इज नथिंग कॉल्ड रिवर्स एजिंग. दिस इज द बिगेस्ट ट्रूथ ऑफ लाइफ. यू कम, यू लिव योर लाइफ, यू डाई, और उतना ही समय है आपको ये गेम खेलने के लिए. तो ऐसे में जो चीजें सही आपको लगती है, मुझे सही लगा 25 साल में शादी करना, तो मैंने की. मुझे एक ऐसा जीवन साथी मिला जो मुझे पूरी तरह से समझता था, तो मैंने शादी की. अगर नहीं मिलता तो शायद मैं शादी नहीं करती. अगर वो प्यार हमारे बीच नहीं होता तो बच्चा पैदा नहीं होता. तो हर किसी की जीवन का मैप अलग है. बट यस, एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, एक साइकिल होती है, एक स्पेशली एक औरत की जिंदगी में. तो वो चीजें अगर आपको करनी है तो सही समय पे करें. यही दैट्स व्हाट आई अर्ज विद माय फ्रेंड्स आल्सो, कि शादी अगर करनी है ना तो सही टाइम पे करो, वरना मत करो. कोई इम्पोजिशन नहीं, आप मत करो. लेकिन सलमान खान बन जाओ. बिल्कुल, दैट्स अ फैबुलस लाइफ टू हैव. यू नो, नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज. अभी जैसे मेरे पिछले 2 हफ्ते से मेरे एग्जाम चल रहे थे, 8th क्लास के मेरे बेटे के एग्जाम. अच्छा. तो मेरा कोर्स पूरा हो चुका है. तो आप मुझसे कुछ भी पूछ सकती हैं साइंस के विषय में. तो ये है, मतलब लाइफ is about doing things at the right time. When the time is gone, then परफेक्टली आप हर अपने रोल को प्ले कर रहे हो, चाहे वो माँ का हो, बीवी का हो, अपने कैरेक्टर का हो, प्रोफेशनली हो, सारी चीजें इतने परफेक्टली कर रहे हो. ऐसा कभी कभी मतलब स्ट्रेस्ड आउट नहीं होता है कि सारी चीजें एक साथ आ रही है, क्या है, कैसे मैनेज करूं? बिल्कुल होता है स्ट्रेस. और स्पेशली विद मी, समबडी लाइक मी, जो कि बहुत कुछ करना चाहती हूँ. तो मैं बहुत एम्बिशियस हूँ, और मुझे कोई शर्म नहीं है इस बारे में ये एक्सेप्ट करने में कि मैं एम्बिशियस हूँ. क्योंकि भगवान ने अगर मुझे यहाँ तक पहुँचाया है तो किसी वजह से. तो अब इस यहाँ आके बैठ नहीं जाना है, आगे भी बढ़ना है. तो आई कीप स्ट्राइविंग फॉर द नेक्स्ट बिग थिंग. और ऐसे में एक्टिंग भी है, इन्फ्लुएंसिंग भी है, डायरेक्शन भी है, राइटिंग भी है, फिर फैमिली ड्यूटीज भी हैं. समटाइम्स यू गेट ओवरवेल्म्ड. और उसका बहुत प्यारा तोड़ मैंने खुद निकाला है. किसी से मैं बहुत परेशान रहती थी कि अरे 2 बंदों को डेट्स दे दिए एक साथ, ये वो कन्फ्यूजन, यहाँ से निकल के वहाँ भागना है. अब मैंने क्या किया, आई लिस्ट आउट थिंग्स विद प्रायोरिटी. जो लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट होता है, जो आपको मालूम है कि ये करके आप जल्दी से निकल सकते हो, आई चूज दैट टास्क फर्स्ट, कि लेट्स चूज दिस. लाइक लास्ट 2 वीक्स मैंने कोई और काम नहीं किया सिवाय स्पेंडिंग टाइम विद रिधान एंड मेकिंग हिम प्रिपेयर फॉर हिज एग्जाम्स. पिछले 2 हफ्ते मैंने सब मीटिंग्स कैंसिल कर दी, और गुस्सा भी आ रहा था, यार मेरे काम का नुकसान. बट ठीक है, ये 2 हफ्ते के बाद, अभी आज से आई एम फ्री. अभी आपके डेट्स खुल चुके हैं. डेट्स आर अवेलेबल, एनीबडी वांट टू कांटेक्ट मी. बिल्कुल. और फैंस को भी क्या कुछ और आप सरप्राइज देने वाले हो? फैंस को मैं ये सरप्राइज देने वाली हूँ कि पता नहीं यार, कभी भी कुछ भी दे सकती हूँ. पता नहीं है, कभी कुछ भी हो सकता है. आपको मालूम ही नहीं चलेगा, पता चला सीधे अनाउंसमेंट आया. तो स्टे ट्यून्ड. बिल्कुल स्टे ट्यून्ड. और मुझे लगता है कि स्नेहिल के साथ अभी जो ये चिट चैट है ना, ये कभी भी कुछ भी कर सकती है, और इनका सरप्राइज देने वाला तो भाई टाइमिंग कुछ नहीं है. हाँ, तो स्टे ट्यून्ड. थैंक यू सो मच. थैंक यू गाइस. थैंक यू.